नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने चैनल बीके क्लासेज पर आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए क्लासेज चल रही हैं। उसी सीरीज में हमारी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की क्लासेज चल रही हैं और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो काफ़ी इंटरेस्टेड है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, हमने आपसे पहले कई टॉपिक को क्लियर करा है, जिसमें हमने जीडीपी को पढ़ा था, जीएनपी को पढ़ा था, एनडीपी, एनएनपी और इंशाल्लाह क्या पढ़ा था, और इंशाल्लाह हमने पढ़ा था अर्थव्यवस्थाएं व उनके प्रकार। अर्थव्यवस्था की पढ़ी थी हमने भैया विशेषता, किस अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता होती है। इन सब बातों के ऊपर हमने चर्चा करी थी किसके ऊपर, जीडीपी जीएनपी के बारे में। और जो हमारा आज का टॉपिक होगा, मैं आपसे बात करने लगूँ, आज हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। उसमें है क्या भाई, एक होता है आपको मांग का नियम। मांग का नियम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया, मांग का नियम। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपूर्ति का नियम। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा भैया नेशनल इनकम, पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति आय पढ़ेंगे। उसके बाद मुद्रास्फीति, इसके बाद पढ़ेंगे मुद्रा संकुचन, इन सब टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर। और हम चीज़ों को हालांकि ऐसी चीज़ें हैं, हम इनको रटने के बजाय समझने के ऊपर डिपेंड करेंगे, क्योंकि यदि हम इन चीज़ों को रटने की व्यवस्था करें या रटने के बारे में सोचने लगें तो सारी चीज़ें काफ़ी हार्ड लगने लगती हैं। लेकिन यदि हम इन चीज़ों क्या करें, एक बार समझ लेंगे तो सारी लाइफ टाइम के लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो ये क्या है, हमारा आज का टॉपिक जो है वो है मांग का नियम। हेडिंग डालेंगे भाई, मांग का नियम। देखो, मांग के नियम मतलब मांग किस तरह से बाजार को प्रभावित करती है। सबसे पहला जो सबसे पहला होता है, ख्याल आपके मन में ये होना चाहिए कि भैया क्या होगा यदि बाजार में से अधिक लोगों के साथ में क्या आ जाए, मतलब बाजार में अधिक लोगों के पास में पैसा आ जाएगा तो क्या करेंगे वो लोग, वो अधिक सामान खरीदने लगेंगे। मतलब या फिर कम सामान खरीदे तो उसका बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अधिक सामान खरीदने लगे लोग तो उसका बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया वही टॉपिक होते हैं, इस तरह से इसको लिख लेंगे भैया एक्सराइट करके। यहाँ पे लिख लेंगे प्राइस, यहाँ पे लिख लेंगे भैया आपूर्ति, या फिर लिख लेंगे क्वांटिटी। क्या लिख लेंगे भैया, क्वांटिटी। अब यहाँ से क्या होता है भैया, सबसे पहला बिंदु है यहाँ पर कोई वस्तु थी 10 रुपये किलोग्राम, 10 रुपये। दूसरी आ जाएगी 20 रुपये, यहाँ पर आ जाएगी 30 रुपये। मतलब यदि क्या हो, चीज़ों के प्राइस बढ़ने लगे, क्या होंगे भैया, यदि चीज़ों के प्राइस बढ़ने लगे तो मांग क्या हो जाएगी, इनकी कम हो जाती है बाजार में। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक किलो
इस तरह से चलते हैं मांग के नियम, पूर्ति के नियम, आपूर्ति का क्या सिद्धांत होता है। यदि मैं आपसे बात करने लगूँ, आप बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए गए, मतलब बाजार में आप सामान खरीदने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, अब वहाँ पर पहले से ही मांग अधिक है, क्या भैया, पहले से वहाँ पर क्या है, मांग काफ़ी अधिक मात्रा में है। तो आप मुझे बताएं, जब भैया क्या होगी, बाजार में मांग बढ़ जाएगी तो उसके लिए क्या होता है, मांग बढ़ने के साथ में आपूर्ति बढ़ती है। मांग बढ़ेगी तो क्या होगी भैया, आपूर्ति, मांग बढ़ेगी तो आपूर्ति बढ़ेगी। आपूर्ति बढ़ने के कारण क्या होगा भैया, जब आपूर्ति बढ़ेगी तो उस आपूर्ति को पूर्ति करने के लिए सरकार या कंपनी क्या करेगी, अधिक वर्करों का इंतजाम करेगी। तो आपूर्ति बढ़ने से क्या होगा भैया, रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ने के बाद में कि फिर क्या होगा, अब देखिए जब जैसे ही रोजगार बढ़ेगा तो इन लोगों के पास में, ये जो लोग हैं, इन लोगों के पास में क्या होगा, जिन नए लोगों को रोजगार मिला, फिर इनकी कुछ जरूरतें बढ़ जाएंगी। क्योंकि अब आप क्या है, अब स्टूडेंट लाइफ में, इस तरह समझिए, आप अब एक स्टूडेंट लाइफ में हैं, लेकिन जैसे ही आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी या फिर आप किसी कंपनी वगैरह में जॉब करने लग जाएंगे तो आपके पास में पैसा होगा। जब आपके पास में पैसा होगा तो आज के मुकाबले कल आपकी रिक्वायरमेंट या इच्छाएं अधिक बढ़ जाएंगी कि नहीं बढ़ जाएंगी, कल आपकी इच्छाएं फिर अधिक बढ़ जाएंगी। तो ये रोजगार बढ़ने के साथ में, रोजगार बढ़ने के बाद फिर क्या होगा, ये फिर मांग बढ़ेगी, फिर मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने के साथ में जैसे ही यहाँ फिर मांग बढ़ी, फिर मांग के बाद फिर रोजगार बढ़ेगा, और आपूर्ति के लिए चीजें बढ़ेंगी, आपूर्ति बढ़ने के बाद में फिर रोजगार के लिए चीजें होंगी, बढ़ती चली जाएंगी। तो ये क्रम का चलता है ना, ये चक्र इस तरह से घूम के चलता रहता है। दोबारा क्या होता है, इस तरह से घूम के चलता रहता है। वैसे मैंने तो बताया था भैया कि 1930 में जब अमेरिका में मंदी आई थी, क्या हुआ, जब 1930 में अमेरिका में मंदी आई थी तो क्या हुआ था, मंदी आने के साथ में वहां पर जब जैसे वहां मंदी आई तो वहां के अर्थशास्त्री थे जेकिन्स महोदय, कौन थे भैया, जेकिन्स महोदय, JM किन्स महोदय थे। इन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति से कहा था कि राष्ट्रपति जी, यदि आपको इस मंदी से उभरना है तो आपको क्या करना है, अर्थव्यवस्था की, बाजार में पैसे को खर्च करना शुरू कर दो, मतलब बेमतलब की भी आप लोगों के पास में पैसा बांट दो, अनेक सरकारी योजनाएं चला करके। क्योंकि जब लोगों के पास में पैसा पहुंच जाएगा तो उस पैसे को तो खाएंगे नहीं, क्या करेंगे, उस पैसे से कुछ ना कुछ सामान खरीदने की इच्छा जाहिर करेंगे। अब जैसे ही जब उनके पास में पैसा पहुंच जाएगा, वो बाजार में सामान खरीदने के लिए जाएंगे तो बाजार वाले लोग किससे कहेंगे, वो कहेंगे उद्यमियों से, मतलब व्यापारियों से, कि इस चीज की रिक्वायरमेंट अधिक आ रही है। अब वे व्यापारी लोग कहाँ जाएंगे, कंपनी वगैरह के पास में, कंपनी कहाँ आएगी, वही किसान वगैरह के पास में आएगी। यदि इन चीज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, जब अंतिम स्तर तक पहुंचेंगे, उत्पादन के अंतिम साधन तक पहुंचेंगे, तो वहां से क्या होगा, वहां पर लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्या बढ़ी, लोगों की जरूरत पड़ी, लोगों की जरूरत पड़ेगी तो क्या हुआ, यहाँ से रोजगार का सृजन हुआ। जब रोजगार का सृजन हुआ तो फिर ये क्रम धीरे धीरे आगे चलता रहा। तो भैया देखो ये क्रम चलता है किस तरह से। अब जब 10 रुपए किलो चीजें बिक रही है बाजार में 10 रुपए किलो चीजें बिक रही हैं, तो आप क्या करोगे, यार एक काम करो, 2 किलो लेके चलो या 3 किलो सामान लेके चलो। अब आप, जाहिर सी बात है, आप बाजार में जाएं, आप बाजार में जाने लगे तो जो सब्जी है, जो फल मंदा होता है, अधिकांश पब्लिक उसको खरीदते हैं। जैसे आपने देखा अभी सर्दियों में सीजन चलता है कई फलों का, जैसे उसमें कई तरह के फल होते हैं, जैसे अमरूद है, अंगूर है, तो क्या बिकते हैं, वो बिकते हैं 100 रुपए के 3 किलो, 100 रुपए के 5 किलो, इस तरह से चीजें बिकती हैं। तो हम क्या करते हैं कि भैया 200 रुपए के दे दो, 200 रुपए के दे दो। तो 200 रुपए कितना है, 200 रुपए के भैया, यदि 100 के 3 किलो है तो 200 के कितना आएंगे, 6 किलो आएंगे। तो मतलब क्या हुआ, प्राइस डाउन हुआ। तो प्राइस डाउन होने के बाद में यदि हमें 1 किलो फल की रिक्वायरमेंट थी तो हम 1 किलो ना लेकर के, कई बार क्या होता है अधिक मात्रा में लेकर जाते हैं या 5-5 किलो तक वहां पर लेके जाते हैं। तो प्राइस गिरने के साथ में क्या हुआ, प्राइस गिरने के साथ में जब चीजें कितने रुपए किलो थी भैया, जब चीजें थी 100 रुपए किलो, तो हम लेके जा रहे थे 3 किलो लेके जा रहे थे। जब चीजें कितने रुपए किलो थी, यहाँ पर इसी ग्राफ में 10 रुपए किलो यदि चीज है कोई वस्तु, तो हम उसे कितने लेकर जा रहे, 3 किलो लेकर जा रहे। लेकिन प्राइस बढ़े 20 रुपए किलो हो गए। हमने कहा भाई एक काम करो 2 किलो ले लो, प्राइस बहुत महंगे हो गए। तो क्या हुआ, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, मांग कम होती जा रही, नहीं जा रही,
जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही मांग कम होती जा रही भैया। तीसरी बात, सामान हुआ 30 रुपए किलो, जैसे ही सामान 30 रुपए किलो गया कि भाई अब नहीं लेंगे, अब तो मतलब क्या हुआ कि भैया हम तो नहीं ले रहे। अब क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि रेट महंगे हो गए, जनता के पास में इतना अधिक पैसा नहीं होता, तो क्या हुआ, सामान कम खरीद के ले जाएंगे। तो आप मुझे बताओ भैया, मांग बढ़ने के साथ, सॉरी प्राइस बढ़ने के साथ में क्या हुआ, प्राइस बढ़ने के साथ में, प्राइस बढ़ने के कारण लोग अपने खर्च में क्या करते हैं, कमी करना शुरू कर देते हैं। इन सब चीजों के बारे में आपको पीडीएफ में जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो सब चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। वहीं पर इससे दूसरा सिद्धांत होता है आपूर्ति का सिद्धांत। हालांकि इस तरह के एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है कि भैया जो होता है ना मांग वाला सिद्धांत, मांग का नियम किसकी, मांग का नियम किसकी इच्छा को जाहिर करता है, तो यहीं पर लिखेंगे नोट पॉइंट डाल करके, मांग का नियम, मांग का नियम मांग का नियम क्रेता। अब क्रेता में भी कौन, क्रेता यानी ग्राहक, ग्राहक की इच्छाओं को दर्शाता है। अब क्यों दर्शा रहा है, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता कि भैया जो मांग का नियम होता है वो किन की इच्छाओं को दर्शाता है, क्रेता की या विक्रेता की। तो आप मुझे बताएं, ये जो मतलब ये जो ग्राफ में सामने दिख रहा, अब इसमें विक्रेता ने तो कुछ नहीं किया, किसने नहीं किया, इसमें विक्रेता ने कुछ थोड़ी किया भैया, वो तो हम अपनी मर्जी से ले रहे थे सामान, मतलब ग्राहक अपनी मर्जी से तो खरीद रहा था। जब सामान 10 रुपए किलो था 3 किलो ले रहा था, सामान का रेट 20 रुपए किलो हुआ तो 2 किलो को आ गया, 30 रुपए किलो हुआ तो 1 किलो को आ गया। तो मतलब इसमें किसकी इच्छा जाहिर हुई, इसमें इच्छा ग्राहक की जाहिर हुई कि नहीं। तो सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता कि मांग का सिद्धांत यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से डाल के, मांग का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत क्रेता यानी ग्राहक की इच्छाओं को जाहिर करता है। यहीं पर लिखेंगे दूसरी हेडिंग डाल करके, मांग के नियम में, मांग के नियम अनुसार प्राइस बढ़ने पर यानी रेट या फिर प्राइस बढ़ने पर प्राइस बढ़ने पर जैसे क्या हुआ भैया, प्राइस बढ़ा था यहाँ पे, तो आप मुझे बताएं प्राइस बढ़ने के साथ में क्या हुआ था, प्राइस बढ़ने के साथ, प्राइस बढ़ने पर ग्राहक अपनी क्रय क्षमता में कमी करता है। जैसे मतलब रेट बढ़े तो क्या हुआ, कमी हुई। यहीं पर दूसरी बात, यदि यहाँ पर क्या होते भैया, यहाँ पर क्या होते, इस सामान के रेट बाजार में सभी सामानों के रेट क्या हो, कम हो जाए, मतलब जो सामान, अब आप इस समय देखिए जैसे अब वर्तमान में आलू का रेट है, आलू का रेट 30 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो क्या करते हैं लोग, जो 5 किलो लेने वाला है वो कितने लेता है, वो 2.5 किलो 2 किलो इस तरह से लेते, जो 5 किलो सामान खरीदने वाला इस तरह से खरीदते हैं। लेकिन जब क्या थे, जब अब से कुछ समय पहले आलू के रेट क्या थे, 20 से 25 रुपए किलो थे, तो कितने खरीदता था आदमी, 5 किलोग्राम। मतलब एक बार रेट बढ़ा, रेट बढ़ने के साथ में सामान कम खरीदना शुरू कर दिया। यदि रेट घट जाए, यदि प्राइस घट जाए तो क्या बढ़ जाएगी भैया, प्राइस घटने पर मांग बढ़ जाएगी। यहीं पर लिखेंगे क्रय क्षमता यानी मांग में कमी। रेट बढ़ने पर क्या हुआ, मांग में कमी हुई थी। दूसरी बात यहाँ पे लिखेंगे इसी नीचे हेड डाल करके, यदि
प्राइस यानी रेट कम हो जाए तो क्या होगा, तो मांग बढ़ जाती है। अब आप कहोगे भैया तो तुमने बहुत सारी बात लिखवा दी, यहाँ पे हम इसे याद कैसे करेंगे। मतलब एक लाइन में तुमने वो वाली बता दी कि भैया मांग का नियम क्रेता के सिद्धांत को दर्शावा, दूसरी बात तुमने ये बता दी। मतलब ये इतनी सारी चीजें नहीं याद कैसे करेंगे, मतलब कुछ नहीं याद करना, कुछ भी नहीं याद करना, केवल इस ग्राफ को, जो ये वाला आपको ग्राफ नजर आ रहा है ना, ये वाला, इसी ग्राफ को याद कर लेना बस। कौन से को, ग्राफ नंबर ए को, इस तरह से लिख लेंगे इसको ग्राफ ए। इस ए नंबर के ग्राफ को तुम्हें याद करना, बाकी कुछ नहीं याद करना। ये सब चीजें जो मैं बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ वो इसी के अंदर से निकल कर आई हैं। अब वो निकल कर कैसा आई है मैंने तुम्हें एक करके समझा दी, क्योंकि रटने से कहीं ज्यादा बेहतर है इकोनॉमिक्स को रटने से कहीं ज्यादा बेहतर है यदि हम उसे समझ लें, तो वो काफी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और हम रटन विद्या से बच जाएंगे। अब दूसरा सिद्धांत आता है भाई आपूर्ति का। हमने मांग का नियम पढ़ा, अब दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे हम आपूर्ति का। आपूर्ति का नियम, आप कहोगे मांग का नियम तो आपूर्ति का नियम। अब देखो भी आपूर्ति का नियम कैसा होगा। यहाँ पे भी इसी तरह से दो लाइन खरीद लेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, इसी तरह से तो खरीद करनी है। आप कहोगे भैया आप बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब आपूर्ति का नियम, अब मैं इस आपूर्ति को नियम को लिखवाने से पहले तुम्हें दो बातें समझाना चाहूंगा। ये ग्राफ नंबर बी, इसके नीचे लिखेंगे आपूर्ति का सिद्धांत। आपूर्ति का सिद्धांत, एक बात देखो भैया, कई बार क्या हुआ, नीचे पहुंच गए किस सामान के रेट, मतलब जैसे प्याज है, वर्तमान में प्याज कैसी है, वर्तमान में प्याज का रेट 60 से 70 रुपए किलो है, अच्छी वाली प्याज का रेट। तो हर आदमी क्या करेगा, सभी किसान क्या सोचेंगे कि भाई अब की बार प्याज उगा ली जाए खेत में। जब प्याज उगा ली जाएगी तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं वो किसान लोग, वो आपूर्ति को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो कहेंगे हाँ भैया आपूर्ति मतलब प्याज अधिक उगानी चाहिए, तो यदि हम अधिक मात्रा में प्याज उगा लेते तो आज हम क्या होते, आज हम करोड़पति बन जाते यदि अच्छी मात्रा में प्याज उत्पादन हो जाता। बिल्कुल बात सही है। दूसरी बात आलू की है, आलू के रेट भी काफी हाई है वर्तमान समय में। तो हर आदमी क्या सोचेगा कि भाई आलू अधिक मात्रा में उगाया जाए, कभी अब अगली बार भी क्या हो इसके रेट अच्छे रहे। तो किस दिशा में काम किया किसान ने मजदूर ने उस दिशा में काम किया, उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में। किस दिशा में भैया, उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करा कि नहीं करा। आप क्या भैया बिल्कुल काम उत्पादन की बढ़ाने की दिशा में कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर यदि क्या होता, प्याज का रेट 5 से 10 रुपए किलोग्राम होता तो किसान क्या करते, वो दोबारा प्याज जरूर उगाते कि नहीं उगाते। आप कहोगे भैया जब पहले 5 से 10 रुपए किलोग्राम प्याज बिक रही है तो किसान क्यों अधिक मात्रा में प्याज उगाएगा। वो तो वर्तमान में जो उसके खेत में पड़ी हुई है ना, उनके ऊपर भी क्या होता है, कई बार ट्रैक्टर चलाए थे किसान लोग। क्यों चलाए थे, क्योंकि मंडी में या मार्केट में यानी बाजार में उनका रेट सही नहीं होता, इस कारण क्या करते हैं वो उसमें ही फसल वगैरह को उसमें ही जोत देते हैं ट्रैक्टर चला करके। तो क्या हुआ, आपको इससे दो चीजें समझ में आई होंगी कि भैया जब रेट हाई रहेंगे मतलब चीजों के, तो उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम करेगा किसान भी। लेकिन जब चीजों के रेट पहले से डाउन है तो किसान दोबारा उस चीज का उत्पादन करेगा। आप क्या भैया कि मूर्ख थोड़ी है दोबारा उस चीज का उत्पादन करेगा, वो बिल्कुल नहीं उगाएगा उसे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात समझना। तो मतलब आप आपूर्ति का नियम समझ गए बातों में, क्या कि आपने आपूर्ति का नियम समझ गए। अब इसके साइड इफेक्ट पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर कोई चीज थी भाई, इसके लिख लेंगे साइड में प्राइस, इस तरह से डाल कर लिखेंगे इधर प्राइस, यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी। अब देखते हैं ना ये चीज तुम्हें समझ में आने वाली है। यहाँ पर पहले थी 20 रुपए किलो कोई चीज,
20 रुपये किलो। यहाँ पर है 30 रुपये किलो। कोई वस्तु थी यहाँ पर 20 रुपये किलो, उधर आ गई भैया 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो, यहाँ पर आ जाएगा तो 90 रुपये किलो। और देखो भैया बिल्कुल यहाँ पर प्राइस के रेट क्या है, बढ़ते जा रहे हैं ऊपर। क्या है भैया, प्राइस के रेट बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पर प्राइस की बात करें वही यहाँ पर 20 रुपये में 2 किलो, 3 किलो, दूसरी वाली जो लाइन आएगी यहाँ पर लिखनी होगी 3 किलो। तो ये मुझे आप बताएंगे अभी इसमें में आपूर्ति वाले में क्वांटिटी डाल करके क्वांटिटी डाल करके लिखेंगे। 20 रुपये किलो थी तो सामान कितना बिक रहा था भैया, 2 किलो आ रहा था बाजार में। 30 रुपये किलो हुआ तो कितना आया, 4। 20 और इसको लिखेंगे यहाँ पर 40 रुपये, 40 रुपये 60 रुपये प्रति किलोग्राम, 60 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आप मुझे एक बात बताओ भाई, ये आंकड़े प्रति किलोग्राम के हैं। जब 20 रुपए किलो चीज वस्तु थी बाजार में तो कितना उत्पादन हो रहा था उसका, 2 किलोग्राम उत्पादन हो रहा। लेकिन कुछ कारणों से उन चीजों का रेट बढ़े और 40 रुपए प्रति किलोग्राम हुए, तो फिर उत्पादन कितना हुआ, 4 किलोग्राम हुआ। 60 रुपए किलोग्राम चीजें बढ़ने पर, प्रति किलोग्राम की बात हो रही है यहाँ पर, 60 रुपए किलोग्राम चीजें उत्पादन हुई तो कितने उत्पादन हुआ उसका, 6 किलोग्राम उत्पादन हुआ। मतलब मांग बढ़ने पर, जब आप कहेंगे यदि मांग बढ़ेगी तो आपूर्ति, जैसे आप देखो जैसे बाजार में मांग बढ़नी शुरू हुई, मांग बढ़नी शुरू हुई या प्राइस बढ़े बाजार में। अब प्राइस कब बढ़ेंगे, जब मांग बढ़ेगी। मैंने तुम बताया था भैया मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो प्राइस, मांग बढ़ेगी तो क्या करते हैं, प्राइस भी ऊपर होते हैं, प्राइस ऊपर होते हैं तो उत्पादन बढ़ता, उत्पादन बढ़ता तो रोजगार बढ़ता। क्या बढ़ता, रोजगार भी बढ़ता है। तो आप मुझे क्या बताएंगे यहाँ पर, जैसे प्राइस बढ़े, प्राइस बढ़ने के साथ में क्या हुआ, आपूर्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी। आप क्या भैया, प्राइस बढ़ने के साथ में किसान भी क्या करते हैं, अपने सामान को जल्दी करके बेच देते हैं, तो सब सामान कहाँ पहुंच जाता है, बाजार में पहुंच जाता है। तो प्राइस बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ जाती है, लिखेंगे प्राइस बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है तथा मांग कम होती है। अभी देखना सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है। प्राइस बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ जाती है। दूसरा लिखेंगे प्राइस गिरने पर, आपूर्ति घट जाती है, आपूर्ति घट जाती है। तीसरा कंडीशन में लिखेंगे वहीं पर मांग का नियम या फिर आपूर्ति का नियम, लिखेंगे आपूर्ति का नियम,
आपूर्ति का नियम विक्रेता, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। आपूर्ति का नियम विक्रेता के दृष्टिकोण को दर्शाता है। आपूर्ति का नियम विक्रेता के दृष्टिकोण को दर्शाता है। यदि किसी ने बीए इकोनॉमिक्स वगैरह सब्जेक्ट से करी है तो ये चीजें वो काफी अच्छी तरह से जानना होगा। हालांकि लैंग्वेज इतनी इसकी हार्ड नहीं है, यदि कोई पहली बार भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है तो ये चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि किताब वाली लैंग्वेज और ये वाली लैंग्वेज बहुत अंतर होता है। अब जो चीजें मैंने तुम्हें यहाँ बताई उन चीजों को देखो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहीं पे भाई कोई चीजें थी जो 20 रुपए किलो, पहले बाजार में 20 रुपए किलो बिक रही थी, अब बाजार में चीजों का रेट पहले 20 रुपए किलो है। मतलब मैंने तो प्याज वाला एग्जांपल देकर बताया था किसान वाला कि भैया प्याज का रेट पहले 20 रुपए किलो है, तो किसान क्यों प्याज उगाएगा? वो कहेगा यार जब अब की बार ही रेट इनके सस्ते हैं तो अगली बार भी रेट कैसे रहेंगे, साथ सस्ते रहेंगे। तो घाटा खाने से अच्छा है किसी अच्छी फसल को उगाया जाए, किस फसल को जिसके रेट ऊंचे होंगे। अब भैया प्याज के रेट 20 रुपए किलो थे तो मतलब 2 किलोग्राम उत्पादन हो रहा था, उसका उत्पादन कितना हो रहा था, 2 किलोग्राम उत्पादन हो रहा था, 2 किलोग्राम आपूर्ति हो रही। फिर रेट बढ़ गए 40 रुपए किलोग्राम हो गए, तो किसानों ने क्या करा, अधिक उत्पादन करा, अधिक उत्पादन करा, कंपनी ने अधिक उत्पादन करा, करने के बाद में 40 रुपए किलो रेट पहुंच गए। अब बात आई भैया 60 रुपए किलोग्राम हो गए, 1 किलोग्राम चीज के रेट 60 किलोग्राम हुए, तो कितना हुआ उत्पादन, 6 किलोग्राम। तो मतलब उत्पादन बढ़ रहा रेट के बढ़ने से, प्राइस के बढ़ने से उत्पादन बढ़ रहा, तो प्राइस के बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा। तो किस चीज को दर्शा रहा है ये भैया, विक्रेता। विक्रेता होता है भैया उत्पादन करने वाला या फिर बेचने वाला, उसके दृष्टिकोण को दर्शा रहा कि नहीं दर्शा रहा भैया, बिल्कुल उसी के दृष्टिकोण को दर्शा रहा। तो यहाँ से सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता वन लाइनर। अब देखो भाई इनको प्रभावित करने वाले कारक लिखेंगे, शायद वो काम ज्यादा एडवांस हो जाएगा भाई, इतना लिख लेंगे। देखो अब इसी में एक चीज आती है मुद्रास्फीति, यदि किसी ने पढ़ी होगी तो क्या आती है भैया, मुद्रास्फीति। अपने नाम सुना होगा महंगाई का। अब आपको समझ में आ जाएगी भैया, ये नेता लोग जो कहते हैं ना, आज से तुम्हें समझ में आने लगा कि नेता हमें किस तरह से मूर्ख बनाते हैं। ये नहीं कहते कि हम तुम्हें इतनी पेंशन दे देंगे, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, हम सिलेंडर फ्री बांट देंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो दिल्ली में क्या करते हैं, हम बिजली फ्री कर देंगे, हम ये फ्री कर देंगे, हम पानी फ्री कर देंगे। तो वो सब चीजें कितनी डेंजरस हो सकती हैं किसी देश के लिए, किसी अर्थव्यवस्था के लिए कितनी खतरनाक वो चीजें हो सकती हैं। यदि आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो आप कहेंगे भैया काफी अच्छा नेता है और ये तो बहुत ही चीजें फ्री में बांट रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उन चीजों के दुष्परिणाम क्या होंगे। उन चीजों के बहुत अधिक दुष्परिणाम होते हैं भैया, और दुष्परिणाम क्या होंगे आज की क्लास के बाद में आप जो अच्छी तरह से पहचान जाएंगे। अब देखो भैया आपूर्ति का नियम विक्रेता के दृष्टिकोण को दर्शा, आपने कहा बिल्कुल। मैं आपसे कहने लगूं कि भैया मांग बढ़नी है किसी चीज की, किसी कोई सामान था बाजार में, क्या बढ़ी, मांग बढ़ी। इसको थोड़ा नोट पेंट करके लिखेंगे, नोट किसी चीज की बाजार में मांग बढ़ी। इस वाले साइन का मतलब होता ऊपर, ऊपर की तरफ तीर लगा होता ना, इसका मतलब होता कि चीजें ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मांग बढ़ी। अब मांग बढ़ी तो मांग बढ़ने के साथ में क्या बढ़ेगा भैया, मांग बढ़ने के साथ में क्या बढ़ेगा, सबसे पहला पहले देखो प्राइस, इसको इस तरह से लिखो प्राइस। प्राइस यदि कम हुए तो क्या बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा भैया, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन को पैदा करने के लिए वर्कर की जरूरत पड़ेगी, अधिक मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। तो किसकी जरूरत पड़ेगी, उत्पादन, चीजों का उत्पादन करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। और जब अधिक लोगों को रोजगार जरूरत पड़ेगी, उन लोगों को काम मिलेगा, तो अधिक लोगों को काम मिलने को हम क्या कहते हैं कि भैया अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा। रोजगार मिलने के बाद में फिर क्या होंगी, फिर वही चीजें क्रिएट हो जाएंगी। जब रोजगार मिलेगा तो इन लोगों की भी क्या बढ़ जाएगी, दोबारा से इनकी भी मांग बढ़ जाएगी।
इनकी भी क्या हो जाएगा, कुछ चीजें इनके लिए भी तो है, इनकी भी मांग बढ़ जाएगी, फिर उत्पादन बढ़ेगा, फिर रोजगार बढ़ेगा। तो ये क्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता। क्या बढ़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता। पहला नियम तो है कि प्राइस कम हो जाएंगे तो मांग बढ़ेगी। दूसरा क्या होता, फिर पहली व्यवस्था तो ये हुई कि प्राइस कम हो गए बाजार में, मांग बढ़ गई। अब इतना होने के बाद में रोजगार मिल गया, लेकिन सरकार को क्या करना है, रोजगार और भी देना, लेकिन वस्तुओं के दाम कम हो नहीं रहे पहले से भी। सरकार के सामने एक चुनौती होती है, सरकार जो होती है ना उसके सामने होती है चुनौती। अब इसको रोजगार देना, सरकार को रोजगार देना। अब सरकार कहेगी भैया यदि हमने वस्तुओं के रेट कम कर दिए तो किसान नाराज हो जाएंगे और हमें रोजगार भी देना। यदि हमने वस्तुओं के रेट कम करे तो उद्योगपति नाराज हो जाएंगे, किसान नाराज हो जाएंगे, लेकिन हमें दोनों काम करने हैं, हमें रोजगार भी देना है, दूसरा हमें ये लोग भी नाराज नहीं कर रहे। तो अब उनके पास में जो होते हैं उनके सचिव यानी सेक्रेटरी, क्या होते हैं, सरकार के सचिव। सरकार के सचिव कहते हैं सरकार से कि जी आप एक काम करो महोदय, आप एक काम करो, अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ा दीजिए किसी न किसी तरह से। क्या बढ़ा दो, मांग। यदि हम अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने में कामयाब हुए तो ये लोग क्या करेंगे, जब मांग बढ़ेगी तो चीजों के उत्पादन की रिक्वायरमेंट आएगी, मतलब वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम होगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, जब लोगों की जरूरत पड़ेगी तो इनको मिलेगा रोजगार, रोजगार मिलते ही फिर चीजें वही क्रिएट हो जाएंगी, फिर मांग बढ़ेगी। तो मतलब आप कुछ मत करो, केवल अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ा दो, अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ा दो, रोजगार अपने आप मिल जाएगा। अब सरकार ने क्या मांग कैसे बढ़ाई जाए, मतलब मांग बढ़ाई कैसे जाए। अब अर्थशास्त्री थे भैया सचिव, मनमोहन सिंह सरकार की बात है उस समय की, तो उन्होंने क्या भैया, हम एक तीर से दो निशाने कर सकते हैं, हम एक तीर से दो निशाने कर सकते हैं। वो देखे क्या थे, उस समय गवर्नमेंट लगभग 2005-7 के समथिंग की बात है, गवर्नमेंट लेकर नरेगा योजना, मनरेगा, ये मनरेगा नाम से योजना थी। इस मनरेगा योजना को लेकर, इस मनरेगा योजना के अनुसार सरकार ने कहा कि आप 3 से 4 घंटे काम करो अपने ही गांव में, एक साल में 100 दिन। यदि किसी ने इन चीजों को पढ़ा है, एक साल में 100 दिन का रोजगार आप अपने गांव में ले सकते हैं। एक साल में 100 दिन आपको अपने गांव में काम करना। अब लोगों ने कहा देखो ये तो काम के पैसे मिल रहे, यहाँ तो काम के पैसे मिल रहे, मतलब रोजगार भी मिल रहा और मांग भी बढ़ रही है। लेकिन मनरेगा डिपार्टमेंट में तुमने देखा भैया कई बार गांव के प्रधान क्या कर रहे हैं, गांव के प्रधान तुमने देखा कई बार क्या करते हैं, वो एक गड्ढा खुदवाएंगे, यहाँ खड्डा खोद दो, फिर क्या करेंगे इसे मट्टी भर दो, मतलब उस चीज का कुछ फायदा हुआ। आप कहोगे पहले गड्ढा खुदवाया था फिर इसमें मट्टी भरवा दी, मतलब लोगों से काम भी करा लिया और उनको पैसा दे दिया, उन्हें रोजगार भी मिल गया और अर्थव्यवस्था में रोजगार के साथ में क्या बढ़ी भैया, इस मनरेगा योजना से रोजगार के साथ में मांग भी बढ़ गई, मतलब रोजगार भी बढ़ा और पैसा जब लोगों के पास में पहुंच गया तो मांग भी बढ़ गई। अब मांग बढ़ जाएगी तो ये लोग फिर चीजों की रिक्वायरमेंट करेंगे तो दोबारा से फिर रोजगार बढ़ेगा। तो कितनी अच्छी योजना थी, लेकिन लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया। कई बार होता गांव में ऐसा कि भी प्रधान वगैरह कुछ काम कराते हैं, फिर उसमें गड्ढा खुदवाया, फिर उसमें मट्टी डलवा देंगे, तो वो इसी सिद्धांत के अनुसार काम होते हैं। आप कहोगे भैया अच्छा क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि आज की क्लास हमारी लिखने से ज्यादा समझने के ऊपर डिपेंड है। मैंने कहा वो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, उन चीजों को हम देखेंगे। अब इसमें ही एक टॉपिक आता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। इन्हें पढ़ने से पहले यदि हम बात करें राष्ट्रीय आय, देखो राष्ट्रीय आय, हालांकि ये हमारा नेशनल इनकम का टॉपिक चल रहा, लेकिन इसी नेशनल इनकम में हमें राष्ट्रीय आय को देख लेना। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय होती क्या भैया, लिखेंगे यदि एक वर्ष, और एक वर्ष कब से कब तक का होता, मैं तुम्हें एक बात बतानी भूल गया था, मैंने जीडीपी जीएनपी बताई थी, आप उसमें एडवांस में नोट करके डाल लीजिए।
कई बार क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में सरकार का एक वर्ष मनाया था, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होता है, ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार होता है। क्या पढ़ा भैया, हिंदू कैलेंडर के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता है तो आपको बता दो भैया, हिंदू वर्ष जो होता है इस अनुसार चलता है। और भारत एक हिंदू बहुल्य देश है, सीधी सी बात है, जाहिर सी चीजें वही होंगी जो उनके संबंध में होंगी। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी, अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी के मौद्रिक मूल्य को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाए। देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। मैं तुम्हें बताता वो भी थी प्रति व्यक्ति आय। वो क्या थी, प्रति व्यक्ति आय। इससे अगली बात है, अब यह राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय आय की अवधारणा सर्वप्रथम कब आई थी, किसने भारत की सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय जो थी उसके बारे में चर्चा करी थी, तो उन सब चीजों के बारे में देखेंगे, लेकिन वो कल की बातें होंगी। आज हमें क्या करना, आज हम इसी के बारे में एक बार छोटा सा देख लेना था कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। अभी हम लिखेंगे यहाँ पर मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है, देखिए राष्ट्रीय आय पूरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ, ये कल चलेगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। अब तुम देखो भैया मौद्रिक मूल्य का तुम्हें पता नहीं, मैंने कहा मौद्रिक मूल्य मैंने तो बताया था कि जब जीडीपी बताई थी, जीएसटी बताई थी, तब मैंने मौद्रिक मूल्य के बारे में चर्चा करी थी। अब आती है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जो होती है, यदि बाजार में अधिक मात्रा में तरलता आ जाए। अब आप कहोगे तरलता क्या है, ये अर्थव्यवस्था के शब्द होते हैं यार, तरलता पता नहीं क्या बता रहे हैं, तरलता आ जाए क्या आ जाए। मैंने तरलता का मतलब होता मनी से, किस चीज होता है तरलता का मतलब अर्थव्यवस्था में मनी से। जब अर्थव्यवस्था में अधिक मात्रा में नकदी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था में अधिक मात्रा में नकदी आ जाएगी तो क्या होगा, लोगों के पास में अधिक पैसा होगा। जब लोगों के पास में अधिक पैसा होगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या कोई काम करना चाहेगा। जब सबके पास में, तो गवर्नमेंट एक काम करे तो भैया सब लोगों को कई लाख, तो 10 लाख रुपए गवर्नमेंट ने सबको बांट दिए। आप इमेजिन करो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए सरकार ने एक व्यक्ति को बांट दिया अर्थव्यवस्था में। तो आप मुझे बताएं, जब सब व्यक्ति को 10-10 लाख रुपए मिल जाएंगे तो कोई काम करेगा। आप कहोगे भैया फिर कौन काम करेगा, फिर तो जब तक ये 10 लाख रुपए खत्म नहीं हो जाएंगे, जब तक ये 10 लाख रुपए खत्म नहीं हो जाएंगे कोई भी काम नहीं करने का। और क्या करेंगे, अब मैं आपको 500 रुपए लेकर बाजार भेजूं, आपको 500 रुपए लेकर बाजार भेजूं, कभी आपको सामान खरीद के लाना, तो आप क्या करोगे, दुकानदार के पास में जाओगे कि भैया आप हमें एक बार बताओ प्याज का रेट क्या है। दुकानदार कहेगा भैया 60 रुपए किलो है। आप कहोगे यार मैं तो घर से 500 रुपए लेगा हूं, एक काम करो 50 रुपए किलो लगा लो, 50 रुपए किलो लगा लो, 50 रुपए किलो लगा लो भैया, कितने, 50 रुपए किलो लगा लो। दुकानदार ने कहा चलो यार ठीक है 50 लगाओ। क्यों लगाया आपने, क्योंकि आपके पास में 500 रुपए थे, इसीलिए तो आपने रेट तय करा। 10 रुपए कम करे कि नहीं करे, हैं? हाँ भैया बहुत अच्छी बात की तुमने। अब वहीं मैं तुम्हें कितने लेकर भेज दूं, 1000 रुपए लेकर भेज दूं बैठ में, आप क्या कहोगे कि भाई क्या रेट रखी प्याज, वो कहेगा भाई 60 रुपए किलो दे रखी है। दुकानदार का 60 रुपए किलो, आप कहोगे नहीं काम करो 2 किलो कर दो, एक काम करो
2 किलो कर दो। आपने उससे रेट नहीं तय करा और कितनी तय करवा ली, 2 किलो करवा ली। जब 500 रुपये मैंने आपके पास में 500 रुपये दिए थे तब आप 1 किलो लेकर आए थे। 1 किलो, ये देखना आप अपने ऊपर इमेजिन करके। यहाँ पर 50 रुपए किलो लेकर आए थे, यहाँ पर लेकर 60 रुपए किलो, और 60 रुपए में 2 किलो लेकर आए। यहाँ पर कितने लेकर भैया, 50 रुपए किलो लेकर आए थे और 1 किलो लाए थे। तो मतलब जब आपके पास में अधिक पैसा हुआ तो आप अधिक चीजों को उपभोग कर रहे हैं, आप अधिक महंगे महंगे कपड़े पहनेंगे, बहुत ही महंगे महंगे। यदि जहां पर आपको सामान की 1 किलो की रिक्वायरमेंट होगी वहां आप 2 किलो लेंगे। जब बाजार में तो देखे उत्पादन, बाजार में तो क्या है भैया, क्वांटिटी सीमित मात्रा में है, बाजार में तो संसाधन सीमित मात्रा में तो है। अब जब बाजार में संसाधन सीमित मात्रा में है लेकिन मांग लगातार बढ़ रही है, जब मांग लगातार बढ़ रही है तो रेट बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा भैया, रेट बढ़ता चला जाएगा बाजार में अधिक लोगों के पास में पैसा होने के कारण। तो क्या होगा भैया, महंगाई बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर हेड डाल देंगे इस तरह से, महंगाई डाल लेंगे, महंगाई लिखेंगे। जब बाजार में अधिक तरलता आ जाती है, अधिक तरलता यानी मुद्रा आ जाती है, तो वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। वस्तुओं के दाम क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जिस कारण महंगाई दर, महंगाई बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है, इसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, इसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। अब देखो भैया आप कहोगे, लेकिन आप मुझे एक बार बताओ भैया, बाजार में पैसा यानी मुद्रा, इसको आप मुद्रा लिख लेना, मैं थोड़ा वैसा लिख रहा हूं, मुद्रा। आप कहोगे भैया एक बार बता दो मैं, बाजार में मुद्रा तो सरकार के हाथ में है कि भैया बाजार में कितना पैसा भेजना, कितना नहीं भेजना। तो ये बाजार में पैसा आ कहां से गया, मतलब इसका मतलब महंगाई बढ़ने के लिए सरकार जिम्मेदार है। मैंने कहा भाई कितनी अच्छी बात है कि सरकार जिम्मेदार है, बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है। लेकिन ये जो मुद्रास्फीति है ना, इसको बढ़ने का एकमात्र कारण सरकार नहीं है, इसको बढ़ने का एकमात्र कारण हम भी हैं, गवर्नमेंट भी है और बैंक भी है, और विदेशों से भारत में निवेश करने वाले, विदेशों से जो भारत में निवेश करते हैं ना लोग, वो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप कहोगे भैया कैसे, मैंने कहा भाई सीधा सीधा नियम मैंने तुम्हें बताया कि भैया जब मुद्रा यानी रुपए बढ़ जाएंगे ना अर्थव्यवस्था में तो महंगाई बढ़ जाएगी। तुमने बता दिया अधिक लोगों के पास में अधिक रुपए होंगे तो सामान के रेट हाई पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनका उपभोग अधिक हो जाएगा। मैंने कहा भैया बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आप क्या होगा भैया, गवर्नमेंट रोड नहीं बना रही, गवर्नमेंट तो अच्छी स्कीमें नहीं चला रही, और नहीं क्या कर रही भैया सरकार क्या नहीं कर रही, सरकार तो अच्छी रोड नहीं बना रही, लोगों के अच्छे मकान नहीं बनवा रहे, और बहुत सारी योजनाएं नहीं चला रही सरकार, फ्री में कुछ नहीं बांट रही। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात। आप एक तरफ क्या करते हैं, एक तरफ गवर्नमेंट से आशा करते हैं कि सरकार हमारा घर तक हमें बना कर दे, और दूसरी तरफ हम आशा करते हैं कि महंगाई भी ना बढ़े। तो ये जो होती है एक दूसरे चीजों से रिलेट होती है। अब देखो जैसे तुमने अभी नाम सुना होगा एलन मस्क साहब होगा, अमेरिकी एक उद्योगपति भी है और स्पेसएक्स के मालिक हैं। कौन, एलन मस्क। अब ये एलन मस्क साहब जो है फाउंडर किसके हैं, सीईओ है स्पेसएक्स के।
स्पेस एक्स और ये किसके, ट्विटर, टेस्ला, इन सब कंपनियों के और भी कई सारी कंपनियों के सीईओ हैं एलन मस्क। अब ये एलन मस्क साहब जो हैं इन्होंने स्पेशल इच्छा जाहिर की भारत में कि महोदय आप हमें अपने यहाँ पर इस टेस्ला गाड़ी का उत्पादन करने के लिए मौका दें, सरकार से कहा। अब सरकार ने कहा भी ठीक है, हम तुम्हें उत्पादन करने का मौका देंगे। अब इनको अपना ऑफिस बनाने के लिए जगह की रिक्वायरमेंट होगी, सामान खरीदने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, ये यहाँ से बहुत चीजें खरीदेंगे। क्या करेंगे, अधिकांश चीजें खरीदेंगे भारत में अपने कंपनी शुरू करने के लिए। भाई भवन बनाने पड़ेंगे इन्हें, अपने ऑफिस बनाने पड़ेंगे, और भी कई सारे चीजें होती हैं। दूसरा, ये अपनी कंपनी में लोगों को रोजगार देंगे। क्या देंगे, रोजगार देंगे। तो आप मुझे बताएं, ये जो कंपनी है ना स्पेस एक्स वालों की, एलन मस्क साहब की, जब ये भारत में निवेश करेगी, निवेश करने के साथ में क्या होगा, ये अर्थव्यवस्था में पैसा लगाएगी कि नहीं लगाएगी, भारतीय जीडीपी में पैसा लगाएगी कि नहीं लगाएगी। जब ये भारतीय जीडीपी में पैसा लगाना शुरू कर देंगे तो वो पैसा क्या होगा, वो पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में फैलता रहेगा, हमारी अर्थव्यवस्था में वो पैसा यहीं पर फैलता रहेगा। और उसके साथ धीरे धीरे क्या होगा, उसके साथ होगा जब पैसा अर्थव्यवस्था में फैल जाएगा तो लोगों के पास में अधिक पैसा होगा, अधिक पैसा होगा तो फिर महंगाई बढ़ेगी। यही क्रम धीरे 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 आगे चलता रहेगा। आप लोग भैया एक कारण तो ये हुआ कि भैया विदेशी निवेश, एक कारण क्या हुआ, विदेशों से आने वाला निवेश भारत में महंगाई के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, आपने कह दिया कि भैया, आपने क्या कहा कि भैया भारत में रोड भी नहीं बनती। क्या नहीं बनती, भारत में अच्छी रोड की भी रिक्वायरमेंट है, सड़क, भारत में अच्छी रोड और सड़क की जरूरत है। अब हमारे जो मंत्री जी हैं, कौन आपको पता होगा, इन सब चीजों को इसी तरह से याद करते हैं। कैबिनेट वगैरह जो होती है ना, इन चीजों को रटते नहीं कभी भी, इन चीजों को इसी तरह से याद करती हैं। नितिन गडकरी महोदय, नितिन गडकरी महोदय हैं, नितिन गडकरी जी, ये क्या है हमारे परिवहन मंत्री, परिवहन। अब ये नितिन गडकरी जी ने कहा कि भैया भारत के पास में तो पैसा है नहीं, इतना पैसा हम कहां से लाएंगे रोड बनाने के लिए। अब इनके सचिव थे, इन्होंने कहा जी पैसे की तो कमी है ही नहीं, पैसा तो बेहिसाब आ जाएगा, बस आया एक बार हाथ रखो। इन्होंने कहा भी बताओ क्या करना हमें। महोदय ने कहा कि विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनी, ये विदेशी कंपनी भारत में सड़क बनाएंगी। क्या बनाएंगी, सड़क बनाएंगी। अब जब सड़क बनाएंगी आप कहोगे भैया हमें पागल मान रहे हो, ये विदेशी कंपनी भारत की सड़क क्यों बनाएंगी, इन्हें फायदा क्या होगा भारत की सड़क बनाने से। सचिव जो थे, जो सेक्रेटरी होते हैं सरकार के अंदर, उन्होंने कहा कि भैया ये कंपनी जो होती है ना मंत्री जी, ये इस तरह से काम करती है कि भारत के अंदर सड़क का निर्माण करेंगी, बड़े बड़े हाईवे का निर्माण करेंगी और बहुत सारी चीजों का निर्माण करेंगी। लेकिन जो इनका पैसा होगा ना खुद का, वो 10 से 12 साल के लिए, कब से 10 से 12 साल, 10-12 साल तक क्या करते हैं ये सरकार पर, रोड पर लेते हैं टोल टैक्स। भैया मतलब 10-12 साल तक टोल टैक्स लेंगे रोड बनाने के बाद। मैंने कहा जी, लेकिन सरकार से 1 रुपया नहीं लेंगे, सरकार से कुछ रुपया नहीं लेंगे, भारत के अंदर अच्छी रोड बनाकर जाएंगे और 10-12 साल तक उस पैसे को टोल टैक्स के माध्यम की आपूर्ति करेंगे। तो मतलब इन्होंने जो रोड बनाने में, इस सड़क को बनाने में जो पैसा लगाया था, कहाँ फैला वो भारत के अंदर, कहाँ फैला, भारत की अर्थव्यवस्था में निरंतर रूप से फैल गया। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये रोड वाले कहाँ जाएंगे, किसी रोड डस्ट वाली कंपनी के पास जाएं, क्योंकि आप हमसे रोड चाहिए, मुझे ठीक है, तो ये भारतीय रुपए का किसका यूज करेंगे, भारतीय पैसे का ही तो यूज करेंगे, भारतीय पैसे का ही यूज करेंगे। या भारत में किसी वर्कर को ये कह देंगे कि ले भैया डॉलर ले ले हमसे, क्योंकि भारत में जो रोड बनाते हैं कंपनियां, उसमें भारतीय वर्कर ही तो काम करेंगे। अब जब उन भारतीय वर्करों को पेमेंट करेंगे या फिर
कुछ भी सामान वगैरह खरीदेंगे तो भारतीय रुपए में ही तो उनको देंगे, ये तो नहीं कहने कि भैया अमेरिकी डॉलर और काम कर दे। वो अमेरिकी डॉलर ये कंपनी किसको देंगी? ये भारत सरकार को देंगी। किसको? भारत सरकार को देंगी। भारत सरकार उस डॉलर के बदले इन लोगों को पैसा देगी भारत की अच्छी सड़क बनाने के लिए। तो वो पैसा कहाँ फैला? वो पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में फैल गया। जो पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में फैल जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। मतलब यदि विकास होगा किसी देश का, यदि किसी देश का विकास अधिक होता जा रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, तो मतलब महंगाई भी बढ़ती ही चली जाएगी। महंगाई बढ़ने का मतलब है यदि अधिक निवेश होता, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो रोजगार वगैरह भी बढ़ता ही है जीडीपी के साथ में, लेकिन उसकी कुछ लिमिट होती है। उसकी लिमिट क्या होती है? उसकी लिमिट होती है, इन पर नोट करके लिखेंगे, नोट पॉइंट। मुद्रास्फीति की दर, मुद्रास्फीति दर कितनी होती है भैया? मुद्रास्फीति की दर कितनी होती है? अब मैं कहूंगा यहाँ पर कि भैया 4% प्लस माइनस 2, 4% है प्लस माइनस 2%। इसका पता क्या मतलब है? या तो दर कितनी हो भैया? या तो 2% रहे, या कितनी रहे? या 6% रहे। मतलब जो महंगाई की दर है ना, यदि कोई वस्तु, इसका कहने का मतलब है यदि कोई वस्तु एग्जाम्पल के रूप में समझना तुमने यहाँ पर मुद्रास्फीति दर को। यदि कोई वस्तु इस वक्त 100 रुपए की है, कितने रुपए की है? 100 रुपए की है, तो वो अगले वर्ष लिखेंगे, अगले वर्ष कितने रुपए की होनी चाहिए भैया? बस अगले वर्ष। तो वस्तु अगले वर्ष या तो 102 रुपए की हो या 106 रुपए की हो, बस इससे अधिक रुपए की ना हो भैया। यदि वो कोई वस्तु पिछले वर्ष, यदि कोई वस्तु 100 रुपए की है तो अगले वर्ष या तो 102 रुपए की हो या 106 रुपए की हो, इससे अधिक मात्रा में नहीं हो। तो यदि इस लिमिट में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, मतलब यदि इस मात्रा में 6% की दर से 2% की दर से मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफी लाभदायक है। क्या है भैया? काफी लाभदायक है। लिखेंगे मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में टोनिक का काम करती है। अर्थव्यवस्था में टोनिक, यदि वह लिमिट में, यदि वह थोड़ी मात्रा में रहे। तो भी देखो मुद्रास्फीति तुम्हें समझ में आई कि मुद्रास्फीति किस तरह से काम करेगी। आप कहोगे भैया क्या केवल एक ही कारण था कि भैया विदेशी निवेश के कारण नहीं मतलब मुद्रास्फीति बढ़ रही? मैंने कहा नहीं, बहुत सारे कारण थे भैया, हम कारणों के बारे में बता। मैंने कहा बिल्कुल, बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती है। मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कारक लिखेंगे, मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कारक एक लिखेंगे भैया। मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कारक, आप कहोगे भैया अच्छा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन थे? मैंने कहा मैंने तुम्हें एक तो ही बताया था, विदेशी निवेश पहला कारण पहला कारक क्या लिखेंगे भैया? विदेशी निवेश। ब्लैक व्हाइट कौन सा रखेंगे यहाँ पे? पहला लिखेंगे भैया विदेशी निवेश।
सरकारी क्रियाकलाप। इस सरकारी क्रियाकलाप में कौन कौन से कारक होते हैं? इस सरकारी क्रियाकलाप में लिखेंगे मुफ्त में बिजली, पानी, मुफ्त मकान, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, सरकार द्वारा, और अंदर डाल के लिखेंगे इसी हेडिंग में सरकार द्वारा जनता के लिए विकास कार्य। मतलब ये सब चीजें मुद्रास्फीति किस तरह प्रभावित करेंगे। अब देखो मैंने तो बताया विदेशी निवेश भारत में होगा तो ये लोग क्या करेंगे, डॉलर में तो निवेश करेंगे नहीं। जिस सरकार को पैसा देंगे सरकार ने भारतीय रुपए दे देगी, भारतीय रुपए का भारत में निवेश करेंगे। जैसे सड़क वगैरह के एग्जाम्पल मैंने दिए थे, ये चीजें मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। बात है सरकारी निवेश की। सरकारी निवेश में क्या हुआ, मुफ्त में गवर्नमेंट बिजली पानी दे रही कि भैया मुफ्त में गवर्नमेंट बिजली पानी दे रही है। अब सरकार मुफ्त में बिजली पानी दे रही, बिजली उत्पादन को पैदा करने के लिए कुछ खर्चा हो रहा भैया, जाहिर सी बात है। दूसरा, जो लोग बिजली का उत्पादन कर रहे थे, जो लोग बिजली का उपभोग कर रहे थे, मतलब हम सिवा लोग थे बिजली का उपभोग कर रहे थे, अब उन लोगों ने क्या किया भैया, उनके पास में जो इसका बिल था वो पैसा इनको गवर्नमेंट को देना था, लेकिन वो होता तो गवर्नमेंट के खाते में, लेकिन अभी भी वो पैसा कहाँ घूम रहा, बाजार में घूम रहा। और बाजार में यदि तरलता अधिक मात्रा में है तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। दूसरा, मुफ्त के मकान दे रही है गवर्नमेंट। तीसरा, सड़क निर्माण कर रही है, अधिक पैसा लगा रहा सरकार सड़क निर्माण में भी। बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है मुफ्त में। जो पैसा बाजार बैंक में होना चाहिए था सरकार के पास में, वो पैसा अभी भी कहाँ घूम रहा है, वो पैसा भी घूम रहा बाजार में। सरकार द्वारा जितने भी जनता के लिए विकास कार्य किए जाते हैं वो मुद्रास्फीति को बढ़ावा देते हैं। मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं भैया, बढ़ावा देते हैं। मुद्रास्फीति को प्रभावित नहीं, यहाँ पे लिखेंगे बढ़ाने वाले कारक, प्रभावित वाला आ जाएगा। मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाले कारक। अब तीसरा कौन सा था भैया, आपको भैया बैंक ही बताया था, मैंने कहा जी बिल्कुल बैंक बताया था। लिखेंगे भैया बैंक। बैंक के क्रियाकलाप। आपका तो भैया बैंक के क्रियाकलाप, इसका क्या मतलब होता, मैंने कहा भाई यदि सरकार क्या करे, बैंक को निर्देश जारी करे कि भाई आप अपने ऊपर जो लोन देते हैं आप उस लोन की दर कम कर दो या अधिक कर दो। यदि बैंक ने लोन की दर कम कर दी तो भैया कोई भी बैंक में उठाकर पहुंच जाएगा कि हमें भी लोन दे दो, हमें भी दे दो। लेकिन यदि बैंक की दर सरकार ने बढ़ा दी, बैंक की दर कम कर दी, तो अधिक लोग लोन लेंगे। क्या लेंगे, यही तो लिख लेंगे इसका डाल करके, बैंक दर कम होने पर बैंक दर बैंक लोन सस्ते होने पर, बैंक लोन सस्ते होने पर अधिक लोग लोन लेते हैं, अधिक लोग लोन लेते हैं तथा जो
पैसा बैंक में होना चाहिए, बैंक में होना चाहिए, जो पैसा बैंक में होना चाहिए वो कहाँ होता है, वह पैसा बाजार में घूमता है, वह पैसा बाजार में घूमता रहता है। जो पैसा बैंक में होना चाहिए वो पैसा कहाँ घूमता रहा भैया, वो पैसा बाजार में घूमता रहा है, इस कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है, इस कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है। मुद्रास्फीति क्या होगी भैया, बढ़ती है। मतलब जब बैंक की दर सस्ती हो जाएगी तो मुद्रास्फीति कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अधिक लोग लोन लेंगे। तो भैया ये हमारी मुद्रास्फीति की बात थी। इससे बाद में हम चर्चा करेंगे भैया मुद्रास्फीति को, महंगाई मतलब मुद्रास्फीति को ये तो बढ़ाने वाले कारक थे, अब हम बात करेंगे मुद्रास्फीति को कम करने वाले कारक, मुद्रास्फीति को कम करने वाले कारक लिखेंगे। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने वाले कारक, पहला वही लिखेंगे भैया। पहला कारण क्या जाएगा मुद्रास्फीति में कम करनी, आप कहोगे भैया मुद्रास्फीति कम तब होगी जब हमें क्या करना, मुद्रास्फीति तब कम होगी जब हमें क्या करना भैया, सरकार क्या काम करेगी, सरकार यदि लोगों का टैक्स कम कर दे, मतलब जैसे आय के ऊपर टैक्स लगता, क्या लगता है सरकार लगाती, इनकम टैक्स, एक बार नाम तुमने सुना होगा भैया इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स का नाम सुना। अब मतलब कोई व्यक्ति 6-7 लाख रुपए पर ईयर के कमा रहा, सरकार ने कह दिया कि भैया जो व्यक्ति 6-7 लाख रुपए पर ईयर के कमाएगा हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे 30% टैक्स लगाएंगे। लेकिन अगले ही वर्ष सरकार ने क्या किया कि भैया अब 6 से 7 लाख कमाने वालों के ऊपर टैक्स होगा 0%। मतलब जो पैसा कहाँ होना चाहिए, जो पैसा होना चाहिए सरकार के पास में, जो पैसा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए वो पैसा कहाँ घूम रहा भैया, वो घूम रहा भी बाजार में। अब मैंने तुम्हें बताया था जब बाजार में तरलता यानी पैसा, जब बाजार में पैसा अधिक मात्रा में होगा तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। अब सरकार ने 30% की जगह 0% कर दिया टैक्स का मान, तो मतलब जो पैसा कहाँ होना चाहिए था, सरकार के पास में होना चाहिए था, वो पैसा पहुंच गया बाजार में। पैसा बाजार में पहुंचने के साथ ही महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्या होगी, महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। पहला नियम तो ये हुआ भैया, सरकार क्या करे, यदि टैक्स की दर बढ़ा दे, सरकार यदि टैक्स की दर क्या करे भैया, बढ़ा दे, यदि आय कर को बढ़ा दे। इस तीर का निशान होता है, ये ऊपर की तरफ है तो मतलब इसका मान होता है अधिक। सरकार यदि क्या करे, आय कर को बढ़ा दे तो क्या होगा, जो पैसा बाजार में है वो कहाँ पहुंच जाएगा, सरकार के पास में पहुंच जाएगा, तरलता कम हुई, मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। दूसरा आ जाएगा भैया यहीं पर, जो सरकार फ्री में पैसा खर्च कर रही थी, जैसे बिजली के ऊपर के भैया हम तुम्हें बिजली देंगे, फ्री सिलेंडर देंगे, मकान देंगे, घर देंगे, या फिर अधिक विकास काम को, अधिक विकास की ओर मतलब जनता के लिए, जो जनता की सुविधा के लिए अधिक काम कर रही थी गवर्नमेंट, यदि उन काम को में थोड़ा कम पैसा खर्च करे तो मतलब क्या हुआ, कम पैसा खर्च हुआ, जो पैसा बाजार में घूमने वाला था कहाँ हुआ, वो भी बैंक के पास नहीं है, मतलब रिजर्व बैंक के सरकार के पास में पैसा, सरकार के पास में बाजार में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुई, मुद्रास्फीति कम हुई। लिखेंगे सरकार यहीं पर, यदि सरकार क्या करे, यदि सरकार मुफ्त की सुविधा
योजनाएं कम करे, मतलब मुफ्त में मिलने वाली योजनाओं कम करेगी तो क्या होगा भैया, नियंत्रण में आ जाएगा। तीसरी बातें क्या थी, तीसरी आ जाएगी बैंक वाली। बैंक में तुमने 3 तरह की रेट पढ़ी होंगी, सरकार के बाद आती बैंक वाली, अब आती है बैंक क्रियाकलाप। बैंक वाली क्रियाकलाप क्या करेंगे भाई, बैंक 3 तरह के लोन लेता, एक गाड़ी के ऊपर, एक मकान के ऊपर, एक नौकरी के ऊपर। आप कहोगे भैया 3 तरह के लोन लेगा, लेकिन सभी की दर क्या होती है, अलग अलग होती है। आप कहोगे भैया कोई व्यक्ति कार निकालने के लिए गया, कोई व्यक्ति क्या गया, कार निकालने के लिए गया फाइनेंस पर, आपने नाम सुना होगा फाइनेंस का, फाइनेंस पर कार निकालने के लिए गया। अब बैंक ने योजना चला रखी है भैया, बैंक ने योजना चलाई हुई है कि भैया यदि कार की कीमत 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है कार की कीमत, तो यहीं पर सरकार ने कह दिया कि भैया 5% डाउन पेमेंट करो, 5% डाउन पेमेंट, 5% डाउन पेमेंट करो और क्या ले जाओ, कार को ले जाओ। 5% डाउन पेमेंट करो, कार को ले जाओ। अब क्या हुआ इतने में, सरकार ने यहीं पर इस डाउन पेमेंट को 5% करा, मतलब 50,000 रुपए जमा करो और अपनी कार ले जाओ। तो अधिक लोग जिन चीजों को लेकर आएंगे, लेकिन यहीं पर सरकार ने कहते हैं कि भैया 5 नहीं, अब देना तुम्हें 10%। कितना देना, 10% देना। तो क्या सोचेगा आदमी, यार मतलब 50,000 जमा करने थे, अब 1 लाख जमा करने, मतलब अब नहीं हम कार नहीं खरीद रहे, अब हम क्या करेंगे, अब हम पैसा कहाँ लगाएंगे, अपने किसी बिजनेस में लगाएंगे। तो दूसरी चीजें यहाँ से प्रभावित हुई। अब तीसरी आती है, तीसरी चीजें क्या आएंगी भैया, बैंकिंग लोन, इसी के अंदर लिखेंगे पार्ट ए करके, लोन की दर। यदि यहीं पर सरकार क्या करे, लोन की दर, लोन की दर को क्या करे, बढ़ा दे। यदि सरकार, यदि सरकार, यदि बैंक लोन की दर बढ़ा दे, जब लोन की दर बढ़ जाएगी तो आप मुझे एक बार बताओ, आप बैंक के पास में जाते हैं कि सरकार हमें लोन दे दो खेत के ऊपर, ग्रीन कार्ड वगैरह बनवा करके, मजदूर जाएगा तो भी आप हमें अपनी सैलरी के ऊपर, या नौकरी वाले आते हैं सैलरी वगैरह के ऊपर लोन लेते हैं। अब लोन की दर चल रही भैया यहाँ पर 10%, पहले से कितनी चल रही, 10% चल रही। कि भैया गवर्नमेंट जॉब वाला है वो सालाना यदि 100 रुपए ले रहा तो 10 रुपए जमा करने पड़ेंगे ब्याज के। तो क्या लोग क्या सोचेंगे, लो एक काम करो 20 लाख रुपए का लोन ले लो और कुछ बिजनेस वगैरह में लगा दो। वहीं पर सरकार ने कह दिया कि भैया अब दर 10% नहीं, अब दर देनी 20% सालाना, दर 20% सालाना देनी। तो भैया नौकरी वाला आदमी क्या सोचेगा, यार 20% पहले 10 थी अब 20%, मतलब मेरे 20 रुपए तो ऐसे चले जाएंगे 100 रुपए में से, मैं तो लोन नहीं ले रहा। तो मतलब जो पैसा कहाँ होना चाहिए था, जो पैसा बाजार में होना चाहिए था, यदि सस्ता हुआ लोन तो लोगों के पास में पहुंच जाएगा पैसा, बाजार में पहुंचा, बाजार में पहुंचने के बाद में महंगाई बढ़ जाएगी, लोन दर बढ़ी तो लोन लोगों ने नहीं लिया, जब नहीं लेंगे तो क्या होगा, पैसा सरकार के पास में रहेगा और महंगाई नियंत्रण में आएगी। यदि बैंक की लोन की दर बढ़ा दें तो जो पैसा कहाँ था भैया, बाजार में घूम रहा था, जो पैसा बाजार में जा रहा था वो सरकार के पास पहुंच जाएगा, सरकार के पास पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा और क्या होगा भैया, मुद्रास्फीति नियंत्रण हो जाएगी और मुद्रास्फीति नियंत्रण हो जाएगी। नियंत्रण हो जाएगी। आप कहोगे भैया अच्छे ये बात होती है, मैंने कहा जी बिल्कुल ये चीज होती है। अब आप यहाँ पर एक बात देखिए,
जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, यदि आप इन्हें यहाँ पर रटने बैठ जाएंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था ऐसी होती है, यदि आप इन्हें रटने लगे तो सारी सुबह से शाम हो जाएगी, मैं खुद भी इन्हें नहीं याद करता हूँ। लेकिन आप क्या करेंगे, यदि आप इन ग्राफ वगैरह को समझ लेंगे, यदि आप इन ग्राफ वगैरह को समझ लेंगे तो आप रटन विद्या से बहुत दूर हो जाएंगे। और यदि इन चीजों को समझने के बाद में आज से 20 साल बाद, 20 साल, आज से 20 साल के बाद में आप इन चीजों को उठाकर देखेंगे तो शायद किसी को पढ़ाने की स्थिति में पहुंच जाए। तो रटने वाली व्यवस्था तो कहीं ज्यादा बेहतर है कि समझ लिया जाए, क्योंकि रटने वाली चीजें क्या होती हैं, हम जल्दी करके भूल जाते हैं। अब देखो मैंने तो बताया था मांग का नियम, एक बार चीजों को रिवाइज कर लेंगे। मतलब जब चीजें 10 रुपए किलो थी तो हम बाजार से कितनी चीजें खरीद रहे थे, 3 किलो। चीजों के रेट हुए 20 रुपए प्रति किलोग्राम, हमने कितना ले लिया, 2 किलो, क्योंकि अब तो रेट सामान के बढ़ गए, हमने 2 किलो खरीदना, ये चीजें बताई थी मैंने तुम्हें। फिर कितना हुआ, 30 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ। जब कोई भी सब्जी वगैरह थी या सेब कुछ भी देखिए आप, जब सेब के रेट एग्जांपल लेते हैं सेब का, किस चीज का रेट हमने सेब का 10 रुपए किलो थे, हम कितने ले गए घर पे, 3 किलो। रेट बढ़े 20 रुपए किलो, कितने ले गए घर पे, 2 किलो। जैसे जैसे रेट बढ़ते जा रहे हैं हमारी खाने पीने की दर कैसी हो जा रही है, कम होती जा रही है रेट बढ़ने के साथ में। क्योंकि सेब का रेट कितना भैया, यदि 200 रुपए किलो पहुंच जाए, 200 रुपए पर किलोग्राम पहुंच जाए तो 1 किलो ही व्यक्ति लेकर जाएगा। लेकिन कितना पहुंच जाए, यदि 100 का कितना, 100 का 5 किलोग्राम पहुंच जाएगा तो कितने को लेकर जाएंगे, सीधे 100 रुपए के 5 किलोग्राम लेकर जाएंगे। मतलब रेट घटने के साथ में क्वांटिटी बढ़ रही है। ये चीजें मैंने समझी थी, वही बातें मैंने तुम्हें जहां पर समझाई वो इस ग्राफ के माध्यम से यहीं पर लिखवा दी थी। अब ये वाला जो नियम था वो किस चीज को दर्शा रहा था, ये भैया बेचने वाले की नियत को थोड़ी दर्शा रहा था, ये दर्शा रहा था खरीदने वाले की नियत को, मतलब इच्छा को, दृष्टिकोण को। नियत का यदि अर्थव्यवस्था में शब्द देखेंगे तो आएगा दृष्टिकोण। क्या आएगा, दृष्टिकोण। मांग का नियम किसके सिद्धांत को दर्शा रहा, क्रेता, क्रेता खरीदने वाले को। दूसरी बात आई थी आपूर्ति के नियम की। आपूर्ति वाले मैंने तो बताया था प्याज का रेट 20 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो किसान क्या ये सोचेगा कि भैया अगली बार भी प्याज उगा ली जाए, वो सोचेगा यार अब की बार भी यदि प्याज का रेट कम ही है तो हम क्यों प्याज का उत्पादन करेंगे, हम इस चीज का उत्पादन नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर प्याज होती है अधिक मात्रा में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। यहाँ की एक मंडी है महाराष्ट्र की रतलाम, तो इस मंडी में कई बार क्या होता है, जब प्याज का रेट होता है ना 5 से 10 रुपए किलोग्राम, 5 से 10 रुपए किलोग्राम होता, तो कई किसान क्या करते हैं ना, खेत लगभग कई सौ बीघे प्याज को ट्रैक्टर चला करके वहीं पर जोत देते हैं। क्यों जोत देते हैं, क्योंकि प्याज के रेट कैसे हैं, कम है। कैसे हैं, प्याज के रेट कम है, तो किसान क्या कर रहे हैं, इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि भाई जब अब की बार ही रेट कम है तो अगली बार भी रेट कम रहेंगे, हम तो इसका उत्पादन नहीं कर रहे। लेकिन यदि प्याज का रेट 60 रुपए प्रति किलोग्राम है तो हर व्यक्ति के मन में क्या विचार आ रहा कि भाई यदि हम अब की बार प्याज का उत्पादन कर लेते तो शायद हम बहुत पैसा बचा लेते। तो किस चीज को दर्शा रहा भैया, ये बेचने वाले की नियत को दर्शा रहा। आपूर्ति का नियम किसकी उसको दर्शाता, ये दर्शाता भैया विक्रेता के दृष्टिकोण को दर्शाता है। वो सब चीजें मैंने तुम्हें यहाँ पर लिखकर बताई थी, समझाने वाली ये थी, सभी रटने वाली नहीं थी। वही बताई थी मैंने तुम्हें राष्ट्रीय आय, यदि एक वर्ष में जो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी ये चीजें बताई थी, उनका बताया था मौद्रिक मूल्य है। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी का मौद्रिक मूल्य बताया था। यदि इनके मौद्रिक मूल्य तो क्या करें, मौद्रिक मूल्य को देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब यदि 10 किलोग्राम चावल उत्पादन हुए थे, जीडीपी में बताया था 10 किलोग्राम चावल का उत्पादन हुआ था, यदि हम इसे पैसों में बदले तो 50 रुपए, 5 रुपए किलोग्राम थे, तो इसका मौद्रिक मूल्य कहते हैं। उत्पादन को रुपए में बदलने वाली वस्तु कहते हैं मौद्रिक मूल्य। तो ये चीजें बताइए। अब आज बात आती है हमारी मुद्रास्फीति पर, धन उपभोक्ता। मुद्रास्फीति जब बाजार में अधिक तरलता यानी पैसा पहुंच जाता है, तरलता का मतलब होता है पैसा, लोगों के पास में अधिक पैसा हुआ। मैंने तुम्हें एग्जांपल देकर बताया था कि भाई एक व्यक्ति को 500 रुपए लेकर एक बाजार भेजा गया, दूसरे व्यक्ति को 2000 रुपए लेकर बाजार भेजा गया। तो जो 500 रुपए वाला व्यक्ति है, 500 रुपए वाला व्यक्ति है, वो बाजार में जाकर के कम मात्रा में सामान खरीदेगा और रेट तय करेगा वहां पर। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, किसी के पास में कितने हैं, 500 रुपए हैं, किसी के पास में केवल कितने रुपए हैं, 500 रुपए हैं, दूसरे के पास में है 1000 रुपए। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, यदि सामान खरीदने गया कि भाई ये व्यक्ति क्या करेगा कि भाई थोड़ा रेट कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि लोगों के पास में अधिक मात्रा में पैसा होगा, वो क्या कहेगा कि भाई हमें 1 किलो नहीं 2 किलो दो, और रेट भी वहां पर नहीं करेगा। तो ये सब चीजें क्या इसमें थी, ये सब चीजें थी भैया
ये सब बातें कहाँ पड़ती है? पाती है मुद्रास्फीति में। मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कारक भी मैंने तुम बताए थे। कौन कौन से कारण है? विदेशी निवेश, सरकारी क्रियाकलाप, इन सब चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा करी थी। बैंकिंग क्रियाकलाप से मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने वाले कारक बताए थे। सरकार कम निवेश करेगी, कम खर्चा करेगी तो क्या होगी? महंगाई कम ही रहेगी। बैंकिंग क्रियाकलाप बताए थे, लोन वगैरह वाली बातें हमने तुम्हें बताई थी। तो जो आज की क्लास क्या होती है हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और जो हमारा कल का होने वाला टॉपिक है, कल का होने वाला टॉपिक है वो होगा हमारा मुद्रा संकुचन। क्या पढ़ेंगे भाई कल हम? मुद्रा संकुचन। अब आपका मतलब भैया कल हम मुद्रा संकुचन पढ़ेंगे, लेकिन आपने मुद्रास्फीति बताई तो बहुत डेंजर चीज है। लेकिन ये जो मुद्रा संकुचन वाली स्थिति है ना, ये जो मुद्रा संकुचन वाली स्थिति है, ये इससे भी कहीं ज्यादा भयानक स्थिति है। तो कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इससे अगले चैप्टर के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद।